नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम। देखिए, ये 2 दिन हुआ था, 7 जुलाई 2023 और 8 जुलाई 2023। और ये जो एग्ज़ाम कराया गया है, ये री एग्ज़ाम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ऑलरेडी पिछले साल हो चुका था, जो रद्द कर दिया गया कि कुछ कारण थे। शायद नकल वकल कहीं हो गया था या सीट भी कुछ बढ़ना था, इसी कारण से रद्द कर दिया गया था। तो इसका फिर से एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था। तो आज हम ICAR का जो री एग्ज़ाम है उसके हम प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑफिशियल आंसर ही आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, खड़गवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है और यह महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर दूर नदी पर बनाया गया है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कराहा, भीमा, घोड़ा, मुठा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 मुठा। मुठा नदी पर इसे बनाया गया है। देखिए, ये आप इसको जब इसके प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा डिट्टो SSC CGL की तरह ही आपको ये पेपर आयोजित कराया जाता है। इसके जो पेपर हैं, इसके जो पैटर्न है, सेम SSC CGL की तरह रहेंगे। बस यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न का जो लेवल है वो CGL की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर से प्रश्न है अगला। जनवरी 2023 में कार्य की ई प्रणाली शुरू होने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया। इस प्रणाली के अंतर्गत फाइलिंग, भुगतान और अन्य दैनिक सेवाओं से संबंधित नवीनतम कार्य मोबाइल ऐप या ऑनलाइन मोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन था, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 1 उस्मानाबाद जिला न्यायालय। तो देखिए, जनवरी 2023 में उस्मानाबाद जिला न्यायालय कार्य की ई प्रणाली शुरू होने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया। तो ये करंट अफेयर्स का, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगामी किसी और भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं कि वो आगे इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम उसको कर सकें आसानी से। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है तीसरा प्रश्न, रमन प्रभाव की खोज के नोबेलिटी में को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, खाली स्थान भरना था आपको। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 28 फरवरी। रमन प्रभाव की खोज के नोबेलिटी में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले खाली स्थान था, उसको भरना था आपको। लिखा है, ब्राह्मी की समकालीन और सहोदर लिपि है जिसे गांधारी लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि से बाईं ओर लिखी गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी की समकालीन और सहोदर लिपि है। चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, तिब्बती कैलेंडर के प्रथम माह के 15वें दिन तासीडिंग मठ में बुमचू उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 विभाजन। यानी कि तिब्बती कैलेंडर में प्रथम माह के 15वें दिन विभाजन तासीडिंग मठ में बुमचू उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी 2023 को खाली स्थान था में रियो 2016 ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना द्वारा दक्षिण अफ्रीका को परास्त किए जाने के साथ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 1 भुवनेश्वर के कलिंगम स्टेडियम। तो देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। हो सकता है आगामी आपको किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो देखिए, 13 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगम
माफ कीजिएगा, कलिंग स्टेडियम में। रियो 2016 ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना द्वारा दक्षिण अफ्रीका को परास्त किए जाने के साथ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निशी पूर्वोत्तर भारत के में सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो निशी पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समूह है। सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन 2। देखिए ये सब प्रश्न CGL में ही इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2022 को 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र की सेवा में समर्पित की। फरवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में संचालित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 84। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में MOMA द्वारा बंद की गई पढ़ो परदेश योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अगर मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ता चलूँगा बच्चों तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को, मैं थोड़ा जल्दी बताऊँगा अब। तो 9वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन 3। अभी तक यह योजना नामित नोडल बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से चलाई जा रही थी। अगला प्रश्न, आहार पौधों पर तथा पौधों से निर्मित खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 विगन। विगन जो है आहार पौधों पर तथा पौधों से निर्मित खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल मीडिया सेंटर में शीर्ष से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम का विमोचन किया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वें का देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 मालवा का पठार। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। 13वां देखिए, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ ने वर्षीय तक अनवरत उपवास करके अपनी तपस्या पूरी की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा 13 माह 13 दिन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए न्यू है, अब अभी तक मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा था बच्चों, तो लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए एक लेटेस्ट हो सकता है जो परीक्षा का ट्रेंड बदल रहा है। अभी तक हम बौद्ध धर्म से बहुत डीप में प्रश्न को पढ़ते थे। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में अक्सर ये पूछा जाता था कि 24वें तीर्थंकर कौन होते थे, ठीक है, या महावीर से या ऋषभ देव, यही दो लोगों से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन ये एक नया प्रश्न मिला आपको, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ ने वर्षी तप पर 13 माह 13 दिन तक अनवरत उपवास करके अपनी तपस्या पूरी की थी। तो यदि आप लोगों ने भी ये प्रश्न पहली बार पढ़ा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो देखिए 4 ऑप्शन थे, गाजियाबाद जिला, सहारनपुर जिला, गोरखपुर जिला और बस्ती जिला। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 बस्ती जिला। बस्ती जिले से इसकी शुरुआत किए थे। देखिए ये क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हम पढ़ाते हैं, देखिए मेरा जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ चलता है 1 से 15, 15 से 30 या 15 से 31, यानी कि जैसे अभी 1 जुलाई से 15 जुलाई के करंट अफेयर्स के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। फिर 15 से लेकर 30 तक के 15 दिन के आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में राज्य के झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए अपनी 5T पहल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व और झुग्गी झोपड़ी उन्नयन कार्यक्रम जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो वो जीता है ऑप्शन 4 उड़ीसा ने।
तो 15वें का राइट आंसर है ऑप्शन 4। चलिए अगला देखते हैं। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की घोषणा की, तो देखिए कौन सा परियोजना था, वो आरोग्य मैत्री। 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन 2। 17वां देखिए, ततैया का डंक क्षारीय होता है लेकिन मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है, इसलिए यदि आपको डंक लग जाए तो आपको मधुमक्खी के डंक पर और ततैया के डंक पर सिरका लगाने की जरूरत होगी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3, सोडा बाइकार्बोनेट। अगला देखिए, जनगणना से भी प्रश्न पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात है, यह 2001 में 960 था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4, 964। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखिए पूछा गया था, प्रायश्चित और क्षमा का पर्व है, तो कौन सा है, वो है पर्युषण। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला देखिए, 20 का जो राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंप दिया। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ये क्वेश्चन कई बार अन्य एग्जामों में भी पूछे गए हैं। 21वां प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को इसमें कब जोड़ा गया। तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आर ओ में पूछा गया है, यहाँ तक कि एसएससी में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप प्रीवियस ईयर का आप जब उठाएंगे क्वेश्चन पेपर तो वहाँ आपको जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3, 2004 में 22 भाषाएं सम्मिलित बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। यदि आप एसएससी सीजीएल का भी देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, प्रमुख वैश्विक पोषण कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में भागीदारी की, तो वो की थी स्मृति मंधाना के साथ। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला देखिए प्रश्न है 23वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, मानसून। 24वां देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। 25वां देखिए, 25वें का राइट आंसर है ऑप्शन 2, तमिल। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और उड़िया इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन थी, तो वो तमिल थी। अब हम मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैथ में पहला प्रश्न है, ये आपका शिवा ने अपना लैपटॉप 12% की हानि पर बेचता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। तो यदि आपको प्रॉफिट परसेंट और लाभ लॉस परसेंट अगर फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। देखिए पहले का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 31,900। देखिए शिवा ने अपना लैपटॉप 12% की हानि पर 25,520 रुपये में बेचा। तो देखिए 12% की हानि पर बेचा, यानी कि अगर हम 100% माने तो 12% की हानि पर यानी कि 88% की वैल्यू आपकी दी हुई है 25,520 रुपये। तो जब आपको 88% का पता है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, यदि आपने बचपन से ही पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a-b का होल स्क्वायर, a³ + b³। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला बेस था, इसको आप फार्मूला से कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 1.48। चलिए अगला देखते हैं। देखिए तीसरा जो है घनाभ का है प्रश्न, इसका आयतन पूछा है। तो देखिए फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप नहीं कर पाएंगे बच्चों। तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 17,280 सेंटीमीटर क्यूब। आप वीडियो को रोककर आसानी से देख लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। जहां नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो आप सबके लिए इसका सॉल्यूशन के साथ ला दिया जाएगा। देखिए चौथा जो है, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका हमें नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 210 मीटर। क्या होता है रेलगाड़ी की लंबाई? देखिए जब लंबाई, देखिए इसका एक तरीका होता है, जैसे दो ट्रेन अगर एक दिशा में चल रहे हों तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आएंगे तो दोनों की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है ट्रेन की, उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला याद होगा तो इसे भी आप कर ले जाएंगे। चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पांचवा देखिए मैथ में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम करके आपको फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए पांचवा है, कुछ कांचे जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 250। यहाँ के का वैल्यू फाइंड करना था। 2x + y + 3z = 6, 2x + z = 5, x + 2y + kz = 0। तो k की वैल्यू आपको बताना था। तो देखिए k का जो मान 4.5 के बराबर नहीं है। ये आपका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, देखिए रवि ने साधारण ब्याज, देखिए ये आपका ब्याज से प्रश्न पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6.5%। आठवां देखिए cos a = 5/4 है, तो cot a + 1 + cos a by sin a का मान कितना होगा? तो यदि अगर आपको cot a sin cos tan cot sec cosec का अगर आपको वैल्यू पता होगा, cos 90 अंश 45 अंश, तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और है, सेक a बराबर 5/4 दिया हुआ है, तो सेक बराबर क्या होता है ये आपको पता है कि लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो आठवें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 11/4, ये आपका आंसर होगा। नौवां देखिए, नौवें का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 9.4%। देखिए यहाँ पे लाभ हानि से आपको 2-3 प्रश्न देखने को अभी तक मिल चुके। 10वां देखिए, एक दुकानदार ने 8,500 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी क्रमशः 10% और 8% की 2 क्रमिक छूट। देखिए 2 क्रमिक छूट जब देता है तो 2 क्रमिक छूट का भी एक फार्मूला होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 5.40%। 11वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो देखिए उनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और उनका औसत भी दिया हुआ है 32 वर्ष। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 23:15, 23:15। अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं 27, 31, 29 और 37 में से प्रत्येक से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो? तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2 25। कैसे? देखिए हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया। देखिए अगर आप 25 में से 27 को घटाएंगे तो आएगा आपका 2, और 25 में से 31 को घटाएंगे तो क्या आएगा
6 आएगा। इसी तरीके से फिर 25 में से 29 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 37 घटाएंगे तो आपका आएगा 5 5 10 12। तो देखिए समानुपाती हो गया ना, 2 अनुपाते क्या हो रहा है, 5 6, 2 अनुपाते 6। तो उधर क्या हो रहा है, 4 अनुपात 12, माफ कीजिएगा 4 समानुपात 12, 2 अनुपात 6 समानुपात 4 अनुपात 12, ऐसे इसको बोला जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान था। देखो कुछ क्वेश्चन मैथ के जब आपको ना समझ में आए तो ऑप्शन देखा करिए, ऑप्शन में से एक दो क्वेश्चन को लेंगे। देखिए बहुत अच्छा, मतलब अगर देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर समानुपात की बात कहा है, तो समानुपात का मतलब अगर आपको पता है, देखिए एक होता है अनुपात, एक होता है समानुपात। तो अगर आपको इसका डिफरेंस पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड में कर ले जाएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं था, क्यों? क्योंकि बाकी तो सब लिख ही दिया है कि प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए। तो अगर हम 27 में से, देखिए पहला ऑप्शन लेते 27, तो 27 में से 27 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो ये तो कट गया। क्यों? क्योंकि आगे कोई भी 27 आपका नहीं है और 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो दूसरा आप ऑप्शन जब लेंगे 25, तो 25 में से घटाने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो 25 में से जब आप घटाएंगे 27 को तो 2 आएगा। फिर 25 में से 31 को घटाएंगे तो आपका 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। फिर 29 घटाएंगे तो 4 आएगा, 37 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो देखिए 2 6 4 12 क्या आया, 2 6 4 12। तो आपका 2 अनुपात 6 समानुपात 4 अनुपात 12, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न, रजनी और वीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। तो देखिए फिर आयु से है और रेशियो में आपका दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 33 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:14 है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 56। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 13703669658525 ऑप्शन दिया हुआ है 3 से विभाज्य किंतु 11 से विभाज्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर विभाज्यता का नियम पूछा गया है आपसे। देखिए जितने भी प्रश्न है सब में आपसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। अब यहाँ 2 3 5 7 9 11 का विभाज्य का नियम अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। लास्ट में देखिए 5 है, अगर इसमें 5 होता तो 5 से भी ये डिविजिबल होता। देखिए 5 का क्या होता है, 0 और 5, अगर ये दो है लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है तो वो डिविजिबल होगा। सोलहवां प्रश्न, 16वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 42। 17वां देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का, जैसे टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड रहता है ये। देखिए अक्सर एसएससी में ये प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और उसी तरीके से ये पूछा गया है। तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे जब, तो आप कर ले जाएंगे इसको आसानी से। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 4.5। 18वां देखिए, 18वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 87,500। देखिए बच्चों इसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर इसीलिए सॉल्व किया जाता है ताकि हम नेक्स्ट जब एग्ज़ाम दें तो उसमें हमको कुछ बेनिफिट मिल सके।
तो देखिए यहाँ पे 19वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पूछा है किसी न्यूनतम संख्या को 61731 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण घन बन सके। इसका भी देखिए फार्मूला होता है, इसका नियम है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए 20वां प्रश्न, यदि दो संख्याओं का औसत 30 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 24 है तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का औसत 30 है, इसको आप ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। ध्यान से समझिए बातों को। देखिए मेरे पास कॉपी पेन नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का औसत 3 है। औसत क्या होता है आपको पता होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि औसत का मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर और उसका फिर भाग देने पर, उसका भाग देने पर 30 आना चाहिए। यानी कि हमें पता चला कि 30 का मतलब 60, 60 का 60 वो जो एक्चुअल नंबर होगा वो 60 होगा। क्यों? क्योंकि दो संख्याएं, दो ऐसी संख्याओं को हमने जोड़ा जिसका वैल्यू 60 होगा। ठीक है, आगे आगे ध्यान से पढ़िए। उनके गुणनफल का वर्गमूल 24 है तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। अब दिमाग से सोचिए, कह रहा है उनके गुणनफल का वर्गमूल 24 है, तो वर्गमूल का आप पहले 24 का स्क्वायर करिए। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो समथिंग आपका 20 का आएगा 400 और इसका आपका 400 कुछ आएगा, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, रुकिए आपको बता रहे हैं। देखिए जब 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो 576 आपका आएगा। और तो जब आपको पता चल गया कि 576 24 का स्क्वायर करने पर आता है। अब देखिए 60 का गुणनफल का, अब देखिए आपने यहाँ देखा था औसत आपका क्या था 30, लेकिन एक्चुअल नंबर आपका क्या था 60। अब ऑप्शन में देखिए आपको ऊपर देखेंगे 24 है, ठीक है। 24 में क्या जोड़े कि 60 हो जाए, तो 24 में आप जब जोड़ेंगे 24 36 40 50 60 यानी कि 26, 26 प्लस 24। अब 26 और 24 आपको दो संख्याएं ऐसी मिली जो जिनका गुणा करने पर 576 आना चाहिए। करके देख लीजिए, नहीं आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन मिला आपको 12, तो 12 में कितना जोड़े कि 60 बन जाए, तो वो आप जोड़ेंगे 48, 12 प्लस 48 बराबर 60 होगा, तो 60 मिला। अब देखिए यहाँ क्या, अब 12 और 48 का गुणा करिए, तो यह यहाँ कह रहा है गुणनफल 24 का वर्गमूल है, तो जब 48 का 12 में आप गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 576। तो इसका मतलब आपको जो दो संख्याएं हैं वो मिल गई। क्या पहली संख्या मिली 12, दूसरी संख्या मिली 48। अब क्या कह रहा है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। तो अब आप बताइए 12 और 48 में बड़ा संख्या कौन है, तो वो है 48। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं ये चीज़ चूँकि मैं ओरल बता रहा हूँ तो आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको मैथ आती होगी, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो विद इन सेकेंड में ये कर लेगा, 10 से 15 सेकेंड में ये करके बैठ जाएगा ये क्वेश्चन। यही नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सब फार्मूला बेस हैं, सब इसी तरीके से। और जिसे नहीं पता होगा कि औसत क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, तो वो नहीं कर पाएगा। एग्जामिनर सिर्फ आपका चेक कर रहा है कि आपको फार्मूला, आपको कितना नॉलेज है मैथ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12 सही 2/5। 22 देखिए, 22वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 17:31। देखिए मिश्रण से प्रश्न पूछा गया है, मिश्रण आता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला है देखिए, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 27 किलोमीटर जाने में लगा समय, इसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है। देखिए प्रश्न रिपीटेड नहीं होते हैं, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे परसेंटेज से, अभी हमने लाभ हानि से देखा, फिर यहाँ आपको ट्रेन वाला देखा हम लोगों ने,
अब यहाँ नाव धारा, तो इससे क्या होता है कि इस तरीके के आप प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगामी जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आप इसको आसानी से कर ले जाएं। तो देखिए 23वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1 सही 3/4 घंटा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 23,400। ये आपका कविता की कुल आय पूछा है। 25वां देखिए, 25वें का जो देखिए 3/7 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और शेष ने बी को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के वादे से मुकर गए। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत आसान होता है। देखिए जब परसेंटेज में हो तो टोटल पहले हम मानते हैं 100%। जब 100% आप मान के सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13,650। क्या पूछा था? मतदाताओं की कुल संख्या। तो मतदाताओं की कुल संख्या होगी 13,650। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए ये थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं इसको। देखिए ये 4 ऑप्शन में दिए गए थे, आपको बताना था कि कौन सा सही है। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु होते हैं, पाइरूवेट 3 अणु कार्बन होते हैं, ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है और पाइरूवेट का विखंडन सूत्र कणिका में होता है। तो ये आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई अन्य तत्व, प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा। दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन। तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगनी और जहाजवाली। अगला देखते हैं। चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केंद्रक। बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। पांचवा देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा इसका सही है। एल्केन्स का होगा CnH2n+2। एल्किन्स का होगा CnH2n। एल्काइंस का होगा CnH2n-2। अगला प्रश्न देखिए। भारत में विद्युत उपकरणों और यंत्रिकाओं पर कौन सा चिन्ह उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप होने का आश्वासन है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ISI चिन्ह। आप सब कमेंट में बताइएगा ISI का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है एग मार्क। तो एग मार्क का मतलब ये मत समझिएगा कि अंडा अंडे पे लगता है, नहीं। आप सब कमेंट में बताइएगा एग मार्क कहाँ पे लगता है। आप लोग अक्सर करके बाहर के पैकेटों में जो भी चीज़ें खाते हैं बंद पैकेट में, जैसे बिस्किट, नमकीन या कुछ भी, तो ज़रूर उस पर देखा कीजिए कि किस चीज़ का मार्क लगा है, मतलब भारत सरकार ने उसे प्रमाणित किया है कि नहीं, और प्रमाणित किया है तो कौन सा चिन्ह है, क्या लिखा हुआ है, इसको ज़रूर देखा कीजिए आप लोग। तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सातवां देखिए, सातवें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सालवनो। आठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A, B और E। वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। नौवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चौथे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है। 11वें का राइट आंसर होगा
11वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तल दर्पण। देखिए, चम्मच की बाहरी घुमावदार चमकदार सतह के रूप में कार्य करती है, तो ये करती है उत्तल दर्पण के रूप में। अगला प्रश्न है, स्थानीय समुदाय की सक्रिय और इच्छुक भागीदारी के साथ किस वर्ष में अरबाई के साल वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1983 में। अगला प्रश्न देखिए 14वां, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी, डी, ए और बी। 15वां, 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों में उच्च हिमालयी क्षेत्र के किस गांव में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रेनी। देखिए, अगर एक प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता, मतलब इसके जो मतलब ये कहिए कि जो अगुवाई करने वाले होते हैं वो कौन थे, तो आप सब कमेंट में बताइएगा। देखिए, उनका मैं आपको लास्ट का नाम बता दे रहा हूँ, बहुगुणा। ये उनका लास्ट का नाम है, आप सब पूरा नाम बताइएगा कमेंट में, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ जो काटे जा रहे थे, तो पेड़ को बचाने के लिए लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, पेड़ों से चिपक जा रहे थे, इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ताप दीप्त विद्युत बल्ब। अगले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सी और डी। 18वां देखिए, लेंस का प्रकार और उत्तल लेंस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, F1 और 2F1 के बीच क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, 2F2 से दूर। वहीं फोकस F1 पर अनंत पर बनेगी प्रतिबिंब, वहीं 2F1 से दूर तो F2 और 2F2 के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, एक प्रश्न से कितने क्वेश्चन बना दिए गए थे, मिलान करने के लिए दे दिया 3 प्रश्न एक ही ऑप्शन में। 19वां प्रश्न, कार्बन चतुःसंयोजी तत्व है, तो 19वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत धारामापी। 21 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तल दर्पण। देखिए, ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का सदैव सीधा, आभासीय और छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण। इसको रट लीजिए, ये ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है, और ये आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। तो ये बहुत कई जगह पूछा गया और कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने किस जिले में निम्नलिखित साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिमी जिले। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है? बहुत आसान है, एमसीबी का यूज किया जाता है। ये तो आम हो गया है सबके घर में, आप सबके घर में भी एमसीबी लगा होगा। जैसे ही वोल्टेज हो या कहीं शॉर्ट सर्किट हो, तुरंत क्या होता है, वो एमसीबी गिर जाता है, ट्रिप कर जाता है, जिससे कि लाइट सारी कट जाती है और कोई भी जलने का खतरा नहीं रह जाता। पहले क्या होता था, फ्यूज लगाते थे हम लोग,
एक छोटा सा उसमें पतला सा तार लगा देते थे, जब भी वोल्टेज हाई होता था तो वो फ्यूज के जो तार होते थे जल जाते थे। इससे हमारे घर के जो फ्रिज हैं, टीवी हैं, सब जलने से बच जाते थे। लेकिन अब उससे एक बेहतर ऑप्शन हम लोगों को मिल गया है, क्या है वो? एमसीबी। तो 24वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए 25वां देखिए। प्रकाश की चाल तीव्रतम होती है, ये भी बहुत बार रिपीटेड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है? क्राउन कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये 25वां क्वेश्चन था। अब नया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था सोशल साइंस। सोशल साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक अर्धसंघीय सरकार और अवशिष्ट शक्तियों का विचार। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर हुए सम्मेलन में सेंदाई घोषणा तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रूपरेखा 2015-2030 को अपनाया गया है? तो 2015 से 2030 को अपनाया गया, वो है जापान। जापान में इसका अपनाया गया। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यूएसए और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, नेत्र शब्द निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो वो है चक्रवात। चीन में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 2। चीन एक दलीय प्रणाली का उदाहरण प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किस प्रावधान में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 में। अगला प्रश्न 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 3, यानी कि मोतीलाल नेहरू पार्टी के प्रथम सचिव थे। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है स्वराज पार्टी के बारे में क्या सही है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। कमेंट में बताइएगा आप सब, 1923 या 24 में हुई थी। आप सब कमेंट में बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए पहला, मोतीलाल नेहरू पार्टी के प्रथम सचिव थे, सही है। और लाला लाजपत राय पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, नहीं। और स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर पार्टी के रूप में भी कहा जाता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही जो लोग थे निकलकर अलग से पार्टी बनाए थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, दार्शनिक और पुस्तक। जॉन लॉक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। तो आप इसका मिलान करना था। पहले का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहले का बी, यानी कि जॉन लॉक का संबंध है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है वॉल्टेयर, तो वॉल्टेयर ने क्या लिखा है? द एज ऑफ लुइस। और वहीं मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज। नौवां प्रश्न, महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नी बनने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में स्त्री धर्म विचार का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रामचड्ढा। 10वां प्रश्न, चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने का नाम क्या है? वो है सैफिर सिम्पसन पैमाना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का कौन सा अध्याय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अध्याय 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी सघन उद्योग प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वाहन निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, संरक्षणवाद और आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एमएल सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? यह भी प्रश्न रिपीटेड है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1986।
पंचायती राज को जिसने पढ़ा होगा, पंचायती राज, मैं जल्द ही इस पर एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए संपूर्ण क्वेश्चन को लाऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप चाहे तो सर्च करके उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें सब कुछ रहेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, कौन से मॉडल थी, किस पर आधारित थी, गरीबी के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, ठीक है। और इसमें दो ऐसे हैं जो कि पंचवर्षीय योजना उसको अवकाश बोला जाता है, ठीक है। तो वो कब था, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा। इस उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं चलाए गए हैं, कब कब चलाए गए, कौन कौन से, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए 15वां है, एक मार्ग प्रमाणन चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अभी एक मार्ग हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, उसमें था ना ISI का, मैंने बताया था एक मार्ग उसमें भी था। तो देखिए यहाँ है, एक मार्ग प्रमाणन चिन्ह मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के लिए अनिवार्य है। एक मार्ग प्रमाणन चिन्ह का प्रयोग घरेलू और निर्यातित कृषि उत्पादों दोनों पर किया जा सकता है। तो देखिए दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखिए, ISI चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ISI अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, भारत में ISI चिन्ह औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 3। और तीसरा क्या है, ISI चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उनके गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने प्रतिद्वंदी शक्तियों के विरुद्ध आपसी सैन्य सहायता का वचन देते हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1882 में। 18वां प्रश्न, औद्योगिकीकरण के युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 2। स्पिनिंग म्यूल एक साथ सैकड़ों धागे काटता था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टूटकर बना एक समूह है का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1999 में, 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में असंगठित क्षेत्र को निरूपित नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सरकारी कर्मचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है। ये जब भूकंप आता है तब इसका यूज हम करते हैं, सिस्मोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा कीजिए। यहाँ पूछा है नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 और 3। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसके सदस्य देश 136 हैं। तो अब आप सब कमेंट में बताइएगा बच्चों कि इसकी स्थापना कब की गई थी और वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं इसमें, WTO में। WTO का मुख्यालय कहाँ है ये भी आप सब बताइएगा। देखिए मैं इसका बता दे रहा हूँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है। लेकिन कितने कब स्थापना हुई थी, इसके सदस्य देश आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सरकार के किसी भी एक स्तर द्वारा संविधान में एक पक्षीय संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बस्तील का पतन ने विरुद्ध पेरिस की जनता की पहली विजय का संकेत दिया था। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्राचीन शासन। बस्तील का पतन ने प्राचीन शासन के विरुद्ध पेरिस की जनता की पहली विजय का संकेत दिया था। अगला क्वेश्चन,
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल 2। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस वर्ष 1989 में आरंभ हुआ था। प्यारे बच्चों, ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका एग्ज़ाम 7 जुलाई और 8 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था, जिसमें हम 8 जुलाई 2023 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देख रहे थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि जो भी 15 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्न बताए जाते हैं, निश्चित तौर पर उससे प्रश्न फंसते हैं। जल्द ही आप सबके लिए 6 महीने के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लाने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जहां से प्रश्न डेफिनेटली फंसेंगे। आपके लिए एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का है, ऐसा मेरा वादा है आप सबसे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए।